हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग। फर्स्ट 3 मेथड मैंने आपको मेटल को प्योरीफाई करने के बताए थे, है ना। उनके अंदर क्या किया था हमने, वो वहाँ तक किया था कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड किया था, थर्ड वन है ना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। उसके बाद भी जब हम मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं ना, जो मेटल मिलती है फिर भी वो प्योर नहीं होती है, उसको फिर से फोर्थ स्टेप होता है रिफाइनिंग, जिससे उसको प्योर किया जाता है। ठीक है, जो हमें मेटल मिलती है ना, उसकी ऑक्साइड की रिडक्शन के बाद उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और फिर जो वो मेटल मिलती है ना, उसको बोला जाता है क्रूड मेटल। ठीक है, यानी कि वो प्योर मेटल नहीं है, उसके साथ क्या है, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है। वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? अदर मेटल्स हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं, अनरिएक्टेड ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स हो सकते हैं, या फिर स्लैग या फ्लक्स, जो हमें वहाँ पे जैसे 2 लेयर मिलती होती थी, ऊपर स्लग वाली लेयर मिलती होती थी, है ना, नीचे मिलती थी हमें मेटल वाली लेयर। तो ऐसे मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो हम क्रूड मेटल्स को फिर प्योरीफाई करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। ठीक है, अब वो रिफाइनिंग के प्रोसेसेस देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? ये मेथड यूज़ किया जाता है उन कंपाउंड के लिए, उन मेटल्स के लिए जो क्या होती हैं, वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, वोलेटाइल मतलब कि जिनके ईजिली वेपर्स बन सकते हैं, जैसे जिंक, मरकरी, एल्यूमिनियम। ये मेटल कौन सी होती हैं? वोलेटाइल मेटल्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेटल है ना उसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर वो वोलेटाइल है उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके वेपर्स बनेंगे, है ना। तो वेपर्स बनेंगे, फिर जो जैसे हम क्या कर रहे हैं, मेटल को हीट कर रहे हैं, साथ में हमने ना उसको ऊपर से कवर कर रखा है। जैसे उसको हीट करेंगे, जो उसके वेपर्स बनेंगे ना, उन वेपर्स को ना किसी अलग बीकर में कंडेंस कर लिया जाता है। उन वेपर्स को अलग बीकर में लेंगे और उनको कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस कर लेंगे मतलब वेपर से वापस मेटल मिल जाएगी हमें। ठीक है, यानी कि जो मेटल थी वो तो मेरी क्या थी, वोलेटाइल थी, यानी कि उनके वेपर्स बन गई। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या थी, वो तो वोलेटाइल नहीं थी, तो इम्प्योरिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेटल मेरी क्या थी, वोलेटाइल थी, तो उसकी वेपर्स बन गई। फिर मैंने उन वेपर्स को अलग कर लिया, अलग से कंडेंस कर लिया। उन वेपर्स को अलग किया, वेपर्स में तो क्या थी, मेटल थी ना, तो यानी कि मैंने मेटल को अलग कर लिया, है ना। तो यानी कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को अलग कर सकते हैं उसकी इम्प्योरिटी से। ठीक है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आप करोगे लैब वगैरह में, अभी तो नहीं है, आप जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे वहाँ पे आपको सिखाया जाता है डिस्टिलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, सेकंड है लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस किस लिए यूज़ होती है? इनको ना ऐसे मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर दो वो मेल्ट हो जाती हैं। जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होएगा उस केस में हम यूज़ करेंगे लिक्वेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल बिस्मिथ, टिन, मरकरी, ये ऐसी मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो भी इम्प्योर मेटल होगी ना हमारी, उसको क्या करेंगे, उसको रखा जाता है एक स्लोपिंग हर्थ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इम्प्योर मेटल को रख देंगे। ठीक है, फिर इसको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, तो फिर क्या करेगी, हीटिंग प्रोवाइड करने से मेटल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो मेल्ट होके यहाँ पे इस स्लोप के थ्रू यहाँ नीचे आएगी। ठीक है, और यहाँ बीकर में हम अलग से प्योर मेटल को कलेक्ट कर लेंगे। जो मेटल थी वो तो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, लेकिन इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ मेल्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ तो यहाँ आपको इस स्लोपिंग अर्थ पे आपको इम्प्योरिटीज़ मिल जाएंगी, और यहाँ आपको मेटल अलग से बीकर में कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखो क्या करते हैं इसमें जो भी इम्प्योर मेटल है ना उसको कहाँ रखा जाता है, एक फर्नेस के स्लोपिंग अर्थ पे रखा जाता है। ठीक है, जहाँ वो इजिली मूव कर सके इस स्लोप के थ्रू। तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मेटल क्या होती है, मेल्ट होती है, और मेल्ट होके वो क्या करती है, इस स्लोपिंग अर्थ पे से मूव करती है, और यहाँ पे हमने एक बीकर वगैरह रख रखा है, और यहाँ हम उस मेटल को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ रहेंगी, आपकी ये वाली जो स्लोपिंग अर्थ है, यहाँ पे आपको इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में भी आती है, और क्या होती है, इससे ना बहुत बहुत ज़्यादा मेटल हम प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकल, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मतलब ज़्यादातर मेटल ना इससे प्योरीफाई हो जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करें, सबसे पहले एक बीकर लेंगे। ठीक है,
और जिस मेटल को मुझे प्योरीफाई करना है ना, उस मेटल को क्या रखूँगी मैं, यहाँ रखूँगी। उस मेटल को एज अ एनोड लूँगी मैं, ठीक है। एनोड कैथोड आपने पढ़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर होता है +1 क्लास में वहाँ। तो यहाँ क्या है कि जो जिस भी मेटल को मुझे प्योर करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है केस कि मैं कॉपर को प्योर कर रही हूँ, तो मैं कॉपर को क्या करूँगी, जो इम्प्योर कॉपर है ना उसको एनोड कंसिडर करूँगी, ठीक है। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। और फिर मैं दूसरी रोड किसको कंसिडर करूँगी, जो प्योर कॉपर होगी, ठीक है। प्योर कॉपर को मैं कैथोड लूँगी। जो इम्प्योर कॉपर है यानी कि जिस कॉपर को मुझे प्योरीफाई करना है उसको मैं क्या लूँगी, एनोड लूँगी। फिर एक मैं साथ में जो पहले से ही प्योर कॉपर है उसका यूज़ करूँगी। जो पहले से ही प्योर कॉपर है उसको क्या लूँगी, कैथोड लूँगी, ठीक है। फिर सोल्यूशन में क्या होगा, वो जो दोनों रोड हैं उनको एक सोल्यूशन में डिप कर रखा है। वो सोल्यूशन कौन सा है, जिस भी मेटल को प्योर करना है, जैसे यहाँ पे कॉपर को प्योर करना है तो उसी के साल्ट का सोल्यूशन होगा। जैसे कॉपर को प्योर करना है तो यहाँ कॉपर के साल्ट का सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे CuSO4 सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पे लिख रखा है H2SO4 को ऐड कर रखा है। थोड़ा सा इसमें एसिड डालेंगे। जो जिस भी मेटल को प्योर करना है उसके सोल्ट का सोल्यूशन लूँगी और साथ में थोड़ा एसिड डालूंगी उसको एसिडिफाई करने के लिए, ठीक है। समझ आया आपको लेना क्या क्या। इम्प्योर मेटल को एनोड लूँगी, प्योर कॉपर को मैं कैथोड लूँगी और सॉल्यूशन भी लूँगी उसी चीज़ का, कॉपर सल्फेट का ले लिया और साथ में उसको एसिडिफाई किया हुआ है, ठीक है। उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, जैसे मैं क्या करूँगी, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ पे इम्प्योर मेटल है ना उसमें से जो मेटल है वो डिजोल्व होना स्टार्ट होएगी सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इम्प्योर में कॉपर है यानी कि इसके अंदर कॉपर भी है और साथ में इम्प्योरिटीज भी है। तो जो इसमें से कॉपर है ना, प्योर कॉपर, वो डिजोल्व होना स्टार्ट होएगी इस सोल्यूशन में, वो इस सोल्यूशन में डिजोल्व होएगी, ठीक है। ये सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। यानी कि क्या है यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या है कि डिसोशिएट हो सकता है आयंस में। तो ये जो CuSO4 है किसमें डिसोशिएट होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा है, इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव पड़ा है और SO4 2 नेगेटिव पड़ा है, ठीक है। और जब क्या हुआ, जैसे ही मैंने करंट अप्लाई किया तो यहाँ से जो कॉपर था ना वो कॉपर यहाँ से इसके सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हुआ, ठीक है। यानी कि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं ना, तो जो सॉल्यूशन में जो कॉपर पड़ा है, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन पड़ा है ना, वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन से समझते हैं। एनोड पे क्या हुआ, एनोड यानी कि ये वाली जहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पे जो कॉपर है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। फिर कैथोड पे क्या हुआ, जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किए हैं ना, वो कॉपर क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cu में, है ना। Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cu में चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन पड़ा था उसने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया और कॉपर में चेंज हो गया। और कॉपर में चेंज होने के बाद वो यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा प्योर मेटल पे। जो प्योर कॉपर है ना यहाँ पे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला, ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ से जो इम्प्योर कॉपर थी ना, इसमें से कॉपर आयन डिसोशिएट हुए और जो प्योर मेटल यहाँ से चलेगी सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से फिर वो डिपॉजिट हो गई कैथोड पे, ठीक है। एनोड से कॉपर चली गई और कैथोड की तरफ चलेगी, ठीक है। यानी कि जो कॉपर है वो एनोड से कैथोड की तरफ चलेगी। यानी कि क्या हुआ, जो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर थी ना वो किस में चेंज हो गई, प्योर कॉपर में चेंज हो गई, प्योर कॉपर में चेंज हुई और यहाँ पे आपको डिपॉजिट हो जाएगी प्योर कॉपर और आप अलग से कलेक्ट कर सकती हो। तो यानी कि इस मेथड में भी क्या हुआ, इम्प्योर कॉपर से मैंने प्योर कॉपर को कलेक्ट किया, ठीक है। ये मेथड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले एक रोड ली मैंने जो इम्प्योर कॉपर की बनी है और एक दूसरी रोड ली जो किसकी तरह कैथोड की तरह एक्ट कर रही है और वो प्योर कॉपर की बनी है। फिर जो एनोड थी उस पे से क्या होगा, उसमें से जो कॉपर है, जो प्योर कॉपर है, इम्प्योरिटीज़ के अलावा जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी। सॉल्यूशन में से जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कॉपर में चेंज होंगे और क्या होगा, जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगी आपके कैथोड पे, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का क्या हुआ, अब इसके अंदर तो क्या थी, मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ भी थी ना। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, है ना। तो उन इम्प्योरिटीज़ का क्या हुआ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मेटल की इम्प्योरिटीज़ थी ना वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और किसके साथ, सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, सल्फेट पड़ा है ना, तो वो क्या करेंगे, सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर के अलावा कोई भी जिंक की इम्प्योरिटी है साथ में, तो क्या होगा, जो जिंक है वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ होंगी ना वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगी। और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ है ना वो क्या होंगी, वो यहाँ इस एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे, जिसको बोला जाता है एनोड मड, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ थी वो तो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, जिसको बोला गया है एनोड मड, ठीक है। आगे फोर्थ प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं, ये यूज़ होती है फॉर प्रोड्यूसिंग मेटल ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर मेटल चाहिए ना तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे ये यूज़ होती है जर्मेनियम के लिए, सिल्वर के लिए, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इन मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जोन रिफाइनिंग। ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस है कि ना जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है मोल्टन स्टेट में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। जैसे मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट की, अगर वो सॉलिड है तो उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ कम डिजोल्व हो पाएंगी, सॉलिड स्टेट में कैसे डिजोल्व होंगी, है ना। और अगर मैं बात करूँ मोल्टन स्टेट की, मोल्टन स्टेट मतलब कि जो मैंने उसको मेल्ट किया यानी कि कुछ लिक्विड भी वहाँ पे प्रेजेंट है, प्योर सॉलिड नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ डिजोल्व हो सकती हैं, है ना। यानी कि इम्प्योरिटीज़ मोल्टन स्टेट में ज़्यादा डिजोल्व होती हैं सॉलिड स्टेट की बजाय, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पहले से भी पता है कि इम्प्योरिटीज़ मोल्टन स्टेट में ज़्यादा डिजोल्व होंगी सॉलिड स्टेट की बजाय। तो इस मेथड में करते क्या है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले एक मेटल रोड लेते हैं, जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है ना वो मेटल की रोड लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक मेटल की रोड ले ली, एक मेटल की रोड ली जिस मेटल को प्योरीफाई करना है। फिर क्या करेंगे, साथ में एक सर्कुलर हीटर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये ले रखा है सर्कुलर हीटर, यानी कि ऐसा हीटर जो मूव कर सकता है। यानी कि ये हीटर है, मैं इसको यहाँ से मूव करवा सकती हूँ, इस हीटर को यहाँ से पकड़ के यहाँ से मैं मूव करवा सकती हूँ। तो फिर जैसे ही मैं क्या करूँगी, मैंने हीटर ऑन किया तो क्या होगी, जो मेटल है वो मेल्ट होना स्टार्ट होएगी। अब जब मेटल को मैं हीटिंग प्रोवाइड करूँगी तो वो क्या करेगी, मेल्ट होएगी। तो फिर जब वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, मोल्टन स्टेट में डिजोल्व होंगी, है ना। तो फिर जैसे जैसे मैं हीटर को मूव करूँगी ना तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेरी मोल्टन स्टेट में डिजोल्व होंगी और क्या होंगी, हीटर के साथ साथ मूव करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे आपको मिलेगी प्योर मेटल, और आपको क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ थी ना वो साथ में मोल्टन स्टेट में डिजोल्व हुई और वो साथ साथ में हीटर के साथ साथ में मूव करेंगे, और आपको एक कॉर्नर पे मिल जाएंगी इम्प्योरिटीज़। एक कॉर्नर पे आपको प्योर मेटल मिल जाएगी और एक कॉर्नर पे आपको इम्प्योरिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या करते हैं। जिस मेटल को प्योर करना है वो मेटल लेते हैं, फिर हम उसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर हीटर, ठीक है। सर्कुलर हीटर है, इसके इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, यहाँ मैंने हीटर रखा, तो क्या किया, जैसे ही मैं हीटर लगा रही हूँ तो क्या करूँगी, हीटिंग प्रोवाइड करूँगी तो क्या करेगी, सो ये मेटल क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। जब वो मेल्ट होगी तो जैसे जैसे हीटर मूव करेगा तो जो पीछे है ना, जब हम पीछे देखेंगे तो वो पीछे तो सॉलिड बनता जाएगा, आगे मेल्टिंग जो मोल्टन स्टेट है वो आगे मूव करेगी, तो जो पीछे पीछे आपको प्योर मेटल मिलती जाएगी सॉलिड फॉर्म में। और जैसे जैसे हीटर मूव कर रहा है ना उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी मूव करेंगी, मोल्टन स्टेट में इम्प्योरिटीज़ भी साथ साथ में मूव करेंगी, और आपको एक मतलब लास्ट में आपकी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको प्योर मेटल मिली है और राइट हैंड साइड आपको इम्प्योर मेटल मिली है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ भी मिली है साथ में। तो फिर मैं क्या करूँगी, इस रोड को जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है ना इस कॉर्नर पे, तो मैं यहाँ से इसको कट कर सकती हूँ, इस रोड को पीछे से कट कर दूँगी, इम्प्योरिटीज़ आपकी अलग हो जाएंगी और प्योर मेटल आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रोसेस है ना इसको करवाया जाता है इन एन इनर्ट एटमोसफियर, इनर्ट एटमोसफियर में करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे नोबल गैस एटमोसफियर लिया हुआ है, इनर्ट एटमोसफियर से क्या मतलब है कि जहाँ पे ना हम एयर इसके अंदर क्या करेंगे, एयर को नहीं जाने देंगे, ठीक है। एयर नहीं होगी यहाँ पे, एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर हुई तो क्या होगी, मेटल की एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, एयर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। मेटल ऑक्साइड नहीं बनाना ना, तो इस वजह से जो ये प्रोसेस होती है ना किस में की जाती है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में की जाती है, ठीक है। इनर्ट एटमोसफियर में करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास प्रोसेस है वेपर फेस रिफाइनिंग, ठीक है, फिफ्थ प्रोसेस। वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या है, इजी है, कुछ भी नहीं है। इस
इस मेथड को यूज़ किया जाता है ऐसे मेटल को प्योरीफाई करने के लिए जिसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेटल होती है ना जिसको प्योरीफाई करना है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी वोलेटाइल कंपाउंड में, किसी भी रिएजेंट का यूज़ करके। जैसे मेटल है, मैं किसी ऐसे रिएजेंट का यूज़ करूँगी जिससे वो किस में चेंज हो जाएगी, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज हो जाएगी। मतलब वोलेटाइल कंपाउंड मतलब ऐसा जो क्या होता है जिसकी ईजिली वेपर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मेटल को किसी ऐसे कंपाउंड में चेंज करते हैं जो कि क्या होता है, वोलेटाइल होता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड है ना उसको डिकम्पोज करवा देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, अगर कोई पूछे आपसे कि वेपर फेस रिफाइनिंग किन मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कौन से मेटल्स हैं कि जिससे मैं वेपर फेस रिफाइनिंग से प्योरीफाई कर सकती हूँ, तो अपना इसमें बता सकती हूँ कि ना जो मेटल है ना सबसे पहले वो कन्वर्ट होनी चाहिए वोलेटाइल कंपाउंड में, कि ऐसी मेटल होनी चाहिए जिसकी मैं किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाऊँ और वो वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज हो जाए, ठीक है। अगर ऐसी मेटल होगी जिससे वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज ही नहीं हो सकती, तो मैं वहाँ पे वेपर फेस रिफाइनिंग का यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड है ना वो डिकम्पोज हो जाना चाहिए, यानी कि वो डिकम्पोज होके आपको प्योर मेटल मिल जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ना दो प्रोसेस हैं, फर्स्ट वन मोंड प्रोसेस, सेकेंड वन वैन आर्कल मेथड। मोंड प्रोसेस में क्या है, मोंड प्रोसेस यूज होती है रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए। निकल को रिफाइन किया जाता है मोंड प्रोसेस से। सबसे पहले निकल को क्या करते हैं, निकल को हीट प्रोवाइड करते हैं विद निकल की रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले कार्बोनिल के साथ, ठीक है। इम्प्योर निकल है, यानी कि निकल है जिसको मुझे प्योर करना है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल के साथ, तो क्या बनता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। उसके बाद फिर क्या बनता है, जो निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड बना है ना उसको मैं हीटिंग प्रोवाइड करूंगी और डिकम्पोज कर दूंगी, डिकम्पोज करके मुझे प्योर निकल मिल जाएगी और कार्बोनिल अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मोंड प्रोसेस में हमने क्या किया, निकल की रिएक्शन करवाई कार्बोनिल के साथ, निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बना जो कि क्या है, वोलेटाइल है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिससे किस में चेंज हो गया, प्योर निकल में, और कार्बोनिल आपको अलग से मिल गया, ठीक है। वैसे वैन आर्कल मेथड में क्या है, वैन आर्कल मेथड में ये यूज़ होता है मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, और जितने भी ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंट हो गए ना उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। अगर मेरे मेटल्स में मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटीज, तो मैं उसको अलग कर सकती हूँ, जैसे जिरकोनियम या टाइटेनियम के लिए यूज़ होती है ये प्रोसेस, ठीक है। जिससे सबसे पहले क्या होता है, जो भी जैसे ये किया ना वैसे ये सेम, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जिरकोनियम है उसको हीट करेंगे किसी वेसल में आयोडीन के साथ, ठीक है। जिरकोनियम को आयोडीन के साथ हीट किया तो फिर क्या बना, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद फिर उसको हीट किया टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट क्या है, ये एक सोर्स होता है जिससे हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ से मैंने इसको हीटिंग प्रोवाइड की और ये किस में चेंज हो गया, प्योर जिरकोनियम में, प्लस में आयोडीन आपको अलग से मिल गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो इम्प्योर मेटल थी उसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या बना, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना जो कि क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है। फिर मैंने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया और वो किस में चेंज हो गया, प्योर जिरकोनियम में, साथ में आयोडीन आपको अलग से मिल गया, ठीक है। वैसे जैसे जिरकोनियम के लिए किया वैसे ही टाइटेनियम के लिए करते हैं। टाइटेनियम की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है। फिर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, हीटिंग प्रोवाइड कराएंगे, जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है वो डिकम्पोज होता है, प्योर टाइटेनियम आपको मिल जाता है और साथ में आयोडीन अलग से मिल जाता है, ठीक है। अब आपका लास्ट बचा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। नेक्स्ट आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ये क्या है, मोस्ट मॉडर्न एंड वर्सेटाइल मेथड है, जो ज़्यादातर आजकल हम यूज़ करते हैं ना मिक्सचर की सेपरेशन के लिए, वो यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, एडजोर्बेंट क्या होता है, सबसे पहले बताओ, एडजोर्बेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिस पे हम किसी भी चीज़ को एडजॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे एडजॉर्ब करवा और क्या होते हैं, ये कब यूज़ होता है ये वाला मेथड, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एट एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एन एडजॉर्बेंट, कि कोई एडजॉर्बेंट लिया और वहाँ पे मैंने मिक्सचर डाल दिया, जिस मिक्सचर को मुझे अलग करना है वो मिक्सचर डाल दिया,
तो फिर वहाँ पे क्या होता है, उसके जितने भी उस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है ना, मान लो 4 कंपोनेंट है, तो 4 के 4 कंपोनेंट आपके अलग अलग एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक कंपोनेंट ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम एड्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे कंपोनेंट डाल दिए, सारे के सारे कंपोनेंट एकदम से एड्जॉर्ब हो गए एक ही जगह पे। नहीं, ये मेथड तब यूज़ होता है जब अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह पे एड्जॉर्ब होते हैं और अलग अलग एक्सटेंट तक। अलग अलग एक्सटेंट तक मतलब कि कोई ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है या फिर कोई कम एड्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक जैसे एड्जॉर्ब हों, तब ये वाला मेथड यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2 फेसेस का हम यूज़ करते हैं। 2 फेसेस की बात करेंगे यहाँ पे। एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। ठीक है, एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस क्या होता है, स्टेशनरी फेस सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड ऑन ए सॉलिड स्पॉट। लिक्विड भी हो सकता है किसी सॉलिड स्पॉट के अंदर, जैसे ये तो स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड होएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, किसी भी सॉलिड पे एक लिक्विड स्पॉट, जैसे ये वाला, ये क्या है, ये पेज सॉलिड है ना, इस पे लिक्विड स्पॉट मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया तो वो क्या होगा, लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने ड्रॉप डाली है ना, तो वो ड्रॉप की फॉर्म में ही आपको यहाँ पे दिखे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिक्विड डाला वो ऐसे फैल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं या फिर ऐसा लिक्विड होगा जिस लिक्विड को मैं डालूंगी वो एक स्पॉट की फॉर्म में ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, लिक्विड ऑन ए सॉलिड स्पॉट। उसके बाद मतलब ये तो हुआ स्टेशनरी फेस जो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। दूसरी ओर जो मोबाइल फेस होता है वो क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। मोबाइल फेस नाम से ही क्लियर हो रहा है। मोबाइल फेस जो क्या होता है, मूव करता है, जिसको हम मूव करवाएंगे। मोबाइल फेस जिसको मूव करवाएंगे वो क्या होगा, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है। ठीक है, यानी कि 2 फेसेस होंगे, स्टेशनरी फेस या फिर दूसरा होगा मोबाइल फेस। अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्टेशनरी फेस मैं किसको बोल रही हूँ, मोबाइल फेस किसको बोल रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये वाली वो ले ली, एक क्या बोलते हैं इसे, ब्यूरेट। मैंने एक ब्यूरेट ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो ब्यूरेट ले लो, कोई भी वो ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, जो भी, बस वो नीचे से ना आपको मिक्सचर अलग कलेक्ट होना चाहिए। ब्यूरेट ले लो, एक ब्यूरेट ले ली यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं मिक्सचर, जो भी मिक्सचर है ना जिसको मुझे अलग करना है, अब मैं बोल रही हूँ मिक्सचर को अलग करना है, मतलब मिक्सचर को अलग करूँगी तो मुझे अपने आप ही मेटल अलग मिल जाएगी, और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो रखी हैं वो अलग मिल जाएंगी, और जो मुझे मेटल चाहिए वो अलग मिल जाएगी, है ना। मिक्सचर को अलग करना है, तो यहाँ पे जो भी मिक्सचर है ना जिसको अलग करना है वो डालूंगी मैं। तो यहाँ से मिक्सचर डालेंगे। अब मान लो उस मिक्सचर के अंदर ना 3 कंपोनेंट है, मान लो ABC। ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट है, मैंने तीनों कंपोनेंट को मुझे अलग करना है। ABC 3 कंपोनेंट है, तीनों को मुझे अलग अलग करना है। तो फिर क्या करूँगी, यहाँ पे जो ये है ना, इसको कॉलम बोला हुआ है, इस कॉलम के अंदर मैंने मिक्सचर डाला, और इसके अंदर ना मैंने पहले से ही एक एड्जॉर्बेंट ले रखा है। और एड्जॉर्बेंट जो है वो क्या होगा, उसको मैं बोलूँगी कि वहाँ पे वो क्या है, स्टेशनरी फेस है। ठीक है, यानी कि जो मूव नहीं करवा सकते। और जो मैं यहाँ से लिक्विड सॉल्यूशन डाल रही हूँ ना, जिसको मुझे अलग करना है, उस लिक्विड सॉल्यूशन जो मैं यहाँ से डाल रही हूँ वो क्या है, मोबाइल फेस है, जिसको मैं मूव करवा रही हूँ। यहाँ पे स्टेशनरी फेस होगा जो किसका हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक एड्जॉर्बेंट डालेंगे। एड्जॉर्बेंट अब कौन कौन सा हो सकता है, एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एड्जॉर्बेंट या तो एल्यूमिना यूज़ करेंगे या सिलिका जेल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस ब्यूरेट के अंदर सिलिका जेल डाल दिया। ठीक है, ये एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट है मतलब क्या होता है, मैं कोई भी सॉल्यूशन इस पर डालूंगी वो इस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। एड्जॉर्बेंट वही तो होता है जिस पे कोई भी चीज़ क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से मैंने एड्जॉर्बेंट डाल दिया, इसके अंदर एड्जॉर्बेंट क्या हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है या फिर सिलिका जेल हो सकता है। और मैंने यहाँ से जिस सॉल्यूशन को मुझे अलग करना है वो सॉल्यूशन मैं डालूंगी। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला था ये मेथड तब यूज़ होता है जब डिफरेंट कंपोनेंट एड्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट तक, है ना। अब जो ABC तीनों कंपोनेंट है ना वो क्या होने चाहिए, अलग अलग एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब होने चाहिए। तो मान लो कि ना सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है A, कि A कंपोनेंट मेरा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, B कंपोनेंट ऐसा है जो बीच में एड्जॉर्ब होगा, ना ही ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा ना ही कम एड्जॉर्ब होगा, और C कंपोनेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही कम एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, A कंपोनेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब हो सकता है, B कंपोनेंट ऐसा है जो बीच में एड्जॉर्ब होगा, नहीं ज़्यादा होगा नहीं कम होगा, और C कंपोनेंट ऐसा है जो बिल्कुल कम एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब जो कंपोनेंट एड्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, जैसे C कंपोनेंट मान लो एड्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो मैंने जो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट डाला है ना, मैंने उसके ऊपर सॉल्यूशन डाला, तो उसके अंदर से C कंपोनेंट तो एड्जॉर्ब हुआ ही नहीं। अगर एड्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा, नीचे आएगा, सबसे नीचे कलेक्ट हो जाएगा आपका, है ना।
अब बी कंपोनेंट क्या है, बी कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा एडजॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे बी कंपोनेंट एडजॉर्बमेंट पे आपको यहाँ मिलेगा जो एडजॉर्ब हुआ है। उसके बाद ए कंपोनेंट ऐसा जो बहुत स्ट्रांगली एडजॉर्ब हुआ है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब हुआ तो क्या हुआ, मिक्सचर से, यहाँ मिक्सचर से क्या था, ए कंपोनेंट भी गया, बी भी गया, सी भी गया, लेकिन ए कंपोनेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब हुआ है, यानी कि ए कंपोनेंट तो ना मैंने डाला और ए कंपोनेंट एकदम से यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया, ये एडजॉर्बेंट था ना, तो मैंने जैसे ही सॉल्यूशन डाला तो ए कंपोनेंट एकदम से यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। एक कंपोनेंट यहाँ पे एडजॉर्ब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडजॉर्ब होता है। बी कंपोनेंट थोड़ा यहाँ एडजॉर्ब होगा और सी कंपोनेंट तो बहुत कम एडजॉर्ब होता है, तो वो यहाँ एडजॉर्ब नहीं होगा, आगे जाके थोड़ा बहुत यहाँ एडजॉर्ब होगा। अगर कुछ एक अमाउंट इसकी एडजॉर्ब होगी भी तो बिल्कुल यहाँ पे एडजॉर्ब होगी सी की, ठीक है। तो यानी कि जब इसकी सेपरेशन की बात होगी ना, मैं ऐसे क्या करूँगी, इनको सेपरेट करूँगी, यहाँ पे जैसे कोई लगा रखा है खोलने वो करने के लिए, तो ये मैं जब इसको सेपरेट करूँगी ना, तो सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले मुझे सी कंपोनेंट मिलेगा जो कि वीकली एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है। अब मुझे सी कंपोनेंट मिल गया, वो मैंने अलग कर लिया, उसके बाद मैंने दूसरा बीकर लगाया, फिर उसके बाद क्या होगा, बी कंपोनेंट आपको मिलेगा, फिर मैंने बी कंपोनेंट निकाल लिया, उसको अलग कर लिया, फिर उसके बाद लास्ट में आपको ए कंपोनेंट मिलेगा। यानी कि जो कंपोनेंट सबसे कम एडजॉर्ब होगा ना वो सबसे पहले मिल जाएगा आपको, और जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि वो तो एडजॉर्ब हुआ पड़ा है ना, सबसे लास्ट में ही निकलेगा उसमें से। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एक ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम, जब कब होता है, जब जो मेटल होती है ना वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर बिल्कुल थोड़ी सी मेटल प्रेजेंट है ना, इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तब पर भी हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड कब यूज़ करते हैं, जब मेटल बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। उसके बाद यही सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब ये लास्ट टॉपिक है, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ठीक है। ये आप खुद करोगे, मैं आपको इनकी पिक क्लिक करके दे दूँगी बुक से, वहाँ से आप खुद इनके यूजेस पढ़ोगे और अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको करना है तो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। इस यूनिट से आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक मैं आपको इसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट करवाऊँगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद मैं आपको वो टॉपिक करवा दूँगी, ठीक है।